जल्दी से हम निकलेंगे रिवीजन करते हुए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ से हमें देखना शुरू करना था। तो ये चीज 1905 यहाँ पे बंगाल नेशनलिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगा था। तो इस बंगाल नेशनलिज्म को कमजोर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, क्योंकि बंगाल अपनी ही प्रॉब्लम्स में अगर फंसा रहेगा और आपस में ही लड़ता रहेगा तो नेशनल मूवमेंट ये कहीं ना कहीं कमजोर होने लग जाएगा। तो इसी चीज की चाहत ये लोग कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और ये चीज कहीं ना कहीं इनको फायदा करने लगा। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था लॉर्ड कर्जन के अंडर, ये चीज ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल कुछ इस तरीके से होता है कि बंगाल को बीच से काटा जाता है। तो ईस्टर्न बंगाल को जोड़ दिया जाता है असम के साथ, एंड वेस्ट बंगाल जो था उसको जोड़ दिया जाता है यहाँ बिहार और उड़ीसा इसके इलाकों के साथ। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं। ईस्ट बंगाल में अगर हम देखते हैं तो इधर ईस्ट की तरफ पहली बात बंगालीज मिल जाते हैं एसमीज कल्चर के साथ, और ये ईस्टर्न इलाका मुस्लिम मेजोरिटी हो जाता है। और वेस्ट बंगाल की तरफ देखें तो यहाँ बंगालीज माइनॉरिटी में हो जाते हैं, क्योंकि बिहार और उड़ीसा का इलाका ज्यादा इनमें आता है, और इधर ये हिंदू मेजोरिटी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज डिवाइड में भी रिजल्ट होगा, और कहीं ना कहीं धर्म के डिवाइड का भी इस पे बहुत असर पड़ेगा। और लोगों की एक साइकोलॉजी जो है कि हम अपने इलाके माइनॉरिटी हो गए, वो एक डर भी हावी होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इनका एक कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकता जो चीज है वो चीज स्ट्रांग होती चली जाएगी। और इन्होंने ये लॉजिक दिया ब्रिटिशर्स ने कि ये बंगाल का इलाका बहुत बड़ा है, इस वजह से हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया है। तो खैर इसके बाद ये हर कोई समझ रहा था कि ये पार्टीशन का स्कीम किस सेंस में किया गया है। और तो एक तरफ तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, दूसरी तरफ इन्होंने अपोजिशन, जो हिंदुस्तानी अपोजिशन था, इसको कैसे तोड़ा जाए इसके लिए काम करना शुरू किया। तो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में बनी मुस्लिम लीग 1906। तो जो अमीर, जो लैंडलॉर्ड्स थे और जो नवाब थे, इन सब ने मिलकर बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में 1906, और इसने साथ दिया ब्रिटिशर्स का, इस चीज के समर्थन किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का। और इन्होंने इस चीज की भी मंशा जाहिर करी कि इन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले मुस्लिम्स को, और जिस डिमांड को मान लिया गया 1909 के जो रिफॉर्म्स ब्रिटिशर्स लाए थे। तो ये मुस्लिम लीग किस तरीके से इन्होंने यहां से कहीं ना कहीं एक बीज बो दिया था कि एक डिवीजन का। और इस सेंस में मुस्लिम लीग के जो फॉर्मेशन के कई सारे फैक्टर्स थे कि मुस्लिम लीग क्यों बनी, कैसे बनी, तो इसके कुछ फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे ये जो पहली हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई हुई थी 1857, इसमें मुस्लिम्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया था। और यहाँ ऑब्वियसली मुगल्स को ही हटा के ब्रिटिशर्स का राज हुआ था, और मुस्लिम जहां जहां पे भी इन्होंने इनका होल्ड था, इन्होंने बहुत ज्यादा एजुटेशन किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इन्होंने इस चीज को भाप लिया था कि मुस्लिम्स का हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कब हमारे अगेंस्ट में आ जाएं। तो ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया था। डिस्क्रिमिनेशन इस सेंस में कि इनको, मुस्लिम्स को उस टाइम पे 1857 के बाद, चाहे सिविल पोस्ट हो चाहे मिलिट्री पोस्ट हो, इनको कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग कोशिश करते थे कि ये इन पोस्ट में ना आए, क्योंकि कब ये बगावत कर जाएं, कब हमारे खिलाफ लड़ने लग जाएं, कोई भरोसा नहीं इनका। तो इन सब के चलते, और दूसरी तरफ तो एक फैक्टर तो ये था, ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इनको काटना शुरू कर दिया था 1857 के बाद, कि ये थोड़ा सा कमजोर रहे एक वर्ग के तौर पे। दूसरी तरफ जो वेस्टर्न एजुकेशन का राइज हो रहा था, इस वेस्टर्न एजुकेशन के राइज में थोड़ा सा हॉस्टाइल रवैया था इनका, जो मुस्लिम समुदाय था, और इनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। तो कई सारे फैक्टर्स के चलते ये बैकवर्ड भी थे, होते रहे। और इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने इस चीज को समझा कि जो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर रहेगी तो ये मिल के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, इसलिए बेटर है कि आपस में इनको लड़वाया जाए। और जो नई, जो इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी है, ये स्ट्रांग होती ना चली जाए, इस वजह से कम जो मुस्लिम जो नए लोग आ रहे हैं, ये लोग मुस्लिम लीग और ऐसे संगठनों को ज्वाइन करें रादर दैन कि वो कांग्रेस की ताकत बढ़ाएं। तो इसका तरीका वही है कि ये यूनिटी खत्म करनी है, ये जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है इसको कम करना है, तो आपको कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता, धार्मिक सांप्रदायिकता फैलानी पड़ेगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी टाइम पे कानून लाए और ऐसे एक्शंस लिए गए कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई और कुछ बहस ये सब होने लग जाए। 1871 में जैसे एक कानून आया कि उर्दू
को एज अ मीडियम बनाया जाएगा, जो मुस्लिम गवर्नमेंट, जो मुस्लिम स्कूल्स हैं जिनको गवर्नमेंट एड मिलता है। और साथ ही साथ में जितने भी कम्युनल लीडर्स रहे मुस्लिम कम्युनिटीज के, इनको बहुत ज्यादा इंकरेज किया ब्रिटिशर्स ने। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने जब हिंदुस्तान का इतिहास लिखा तो हिंदुस्तान के इतिहास को इस तरीके से क्लासिफाई किया कि ये हिंदू पीरियड है जहां हिंदू राजा थे, एक मुस्लिम पीरियड है जहां मुस्लिम राजा थे, और फिर ब्रिटिश पीरियड। तो इस तरीके से जो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न का जो एक ख्याल होता है उसको पूरी तरीके से इन्होंने ट्विस्ट कर दिया। हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश बोला, अपने आप को क्रिश्चियन नहीं बोला। और इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी इस तरीके से इतिहास को सेग्रीगेट करके, और इस तरफ दिखाते थे कि हिंदुओं का राज था तो मुसलमानों पे अत्याचार होते थे, मुसलमानों के राज में हिंदुओं पे अत्याचार होते थे, और हमारा जो राज है यहाँ पे सब शांति में। तो कुछ इस तरीके का एक मैसेजिंग ये लोग करते थे अपने इतिहास के सेंस में। तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस हेट्रेड को कल्टीवेट करना इन्होंने, अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था बाय ट्विस्टिंग हिस्ट्री। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स थे कि ये मुस्लिम समुदाय बैकवर्ड था भी इस सेंस में देखा जाए। इसके चलते यहां पे ये होने लगा, इन्होंने फिर मुस्लिम समुदाय को ज्यादा करीब रखना शुरू किया अंग्रेजों ने, और कहीं ना कहीं ये चीज करना शुरू कर दिया कि हम आपके समुदाय को आगे बढ़ाने मदद करेंगे और आप अगर हमारी मदद करें तो एक दोस्ती बनाने की शुरुआत करी अंग्रेजों ने मुस्लिम्स के साथ एक समुदाय के तौर पे। तो ये जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इसके बाद 1900s में फिर एक कानून आया कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी ये उर्दू में भी होंगी और हिंदी में भी होंगी। तो फिर यही सब धर्म और भाषा की बातचीत होती रहे, यही सब बहस होती रहे। इसके बाद फिर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बीच बीच में बनाए गए, जैसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन जो कि 1893 में बना था, जिसका काम बस ये था कि जो मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो कांग्रेस में हो रहा है उसको रोका जाए। और फिर बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी किया गया, और इसमें सर सैयद अहमद खान और ऐसे कई सारे मुस्लिम लीडर्स का भी रोल रहा है इंडियन मुस्लिम लीग के बनने में, जिनका यह मानना था कि हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे हिंदुओं का, जो कट्टर हिंदू लोग हैं, उनका राज हो जाएगा, जिसके चलते मुस्लिम समुदायों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस वजह से बेटर है कि हमें अपना समुदाय को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातचीत भी शुरू होने लग गई, और इसके चलते कहीं ना कहीं एजुकेशन पे भी काम किया गया, कई सारे कॉलेजेस खोले गए कि मुस्लिम्स को थोड़ा पढ़ाया लिखाया जाए। ये सब चीजें चलती रही। यहाँ पे वाइसरॉय मिंटो इन तक गया ये मुस्लिम डेप्यूटेशन लेड बाय आगा खान। आगा खान के अंडर में 1906 में डेप्यूटेशन जाता है और अपनी कई सारी मांग रखता है इनके आगे, और इनमें से कई सारी चीजों को मान भी लिया जाता है। तो जैसे कई सारी जो पॉइंट्स हम देखते हैं, इलेक्टेड बॉडीज में मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल जो एक इंपॉर्टेंस है। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी गई कि जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट हो, और कई सारे और इस तरीके से कि मुस्लिम्स के लिए जो स्टेट सर्विसेज में जगहें प्रिजर्व्ड हो, और जो राज्य है ये थोड़ा सा ज्यादा एड ग्रांट करे मुस्लिम यूनिवर्सिटीज को, तो इनका पढ़ाई लिखाई का लेवल और बेटर हो सके। तो ऐसी कई सारी डिमांड्स के साथ ये लोग गए, और कहीं ना कहीं इन चीजों को शामिल किया गया जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुए 1909। अब तो एक तरफ तो यहां पे अभी हम फिर से इन पॉइंट्स पे आएंगे। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, दूसरी तरफ अपोजिशन को सेपरेट करने की कोशिश करी। तो यहां पे अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ प्रोटेस्टेशन ऑफ बंगाल का खूब अपोज किया, और बड़े बड़े ऐसे लार्ज डेमोन्स्ट्रेशंस और मीटिंग्स किए गए जहां पे इस चीज का ये एजिटेशन करते थे। और साथ ही साथ में स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था कि जो विदेशी कपड़ा है, विदेशी सामान है, उसको नष्ट किया जाए, जलाया जाए, और दूसरी तरफ हमारे अपने देश के बने हुए जो स्वदेशी चीजें उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक तरीके से ब्रिटिशर्स का जो टैक्स का जो सिस्टम है उस पे भी एक तरीके से ये आघात करेगा। तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट्स, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ने इनका साथ दिया, और कई जगह हड़ताल हुई, स्ट्राइक हुई, भूख हड़ताल हुई, और जगह जगह वंदे मातरम गाया जा रहा था कलकत्ता में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना कंपोज किया, अमार सोनार बंगला। तो इस तरीके से एक नेशनलिज्म, बंगाल नेशनलिज्म भी और वैसा नेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा था।
तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, और नेशनल एजुकेशन पे बात हो रही थी, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज किया जाए एजुकेशन में, ये सब चीजें भी के बारे में भी बात हो रही थी। और ये सब के चलते जितने भी रैडिकल्स थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता था उस जमाने में, तो ये इन्होंने मास मोबिलाइजेशन पे बहुत काम किया कि जन जन तक जाके, गांव देहातों तक जाके अपनी बात रखना शुरू किया और लोगों को और जोड़ना शुरू किया और अर्ज करना शुरू किया कि वो बॉयकॉट करे ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का, और जो सरकार ने इनको टाइटल्स दिए हैं, जो अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट में जो लोग हैं, अपनी अपनी गवर्नमेंट पोस्ट वो छोड़ें और मूवमेंट में आए। और इसी के चलते कई रेवोल्यूशनरी वायलेंस भी कई जगह पे देखा गया कि जिससे बन पड़ा, उन्होंने फोर्स का भी इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ मूवमेंट। और स्प्रेड ऑफ मूवमेंट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट तो नहीं देखेंगे, अभी ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह से चलेंगे, और जब आगे इन पॉइंट्स को याद करने की बारी आएगी तो फिर हम जो जो पॉइंट भूलेंगे वो फिर आके देखेंगे। ठीक है, इनमें से कोई खास पॉइंट जैसे देख लें तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट, दादा भाई नौरोजी के अंडर में कांग्रेस सेशन जो हुआ, इनको गोल बनाया गया और औरतों का भी पार्टिसिपेशन देखना शुरू हुआ यहाँ पे। और इसी के चलते जब बॉयकॉट हम कर रहे हैं और स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की कई सारी टेक्सटाइल मिल्स और साबुन बनाने की फैक्ट्रीज, चीनी बनाने की फैक्ट्रीज और नेशनलाइज्ड बैंक्स और इंश्योरेंस, ऐसी कई सारी चीजों को सेटअप करने की बात हुई। और जो बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे शुरू भी कर दिया कि हिंदुस्तान के बैंक हो, हिंदुस्तान की इंश्योरेंस कंपनीज हो, और जब आप अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे तो आपको हिंदुस्तान में सामान बनाओगे तभी आप स्वदेशी यूज कर पाओगे, ये वाला लॉजिक था। तो इन चीजों का काफी असर पड़ा। और जब आप गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट छोड़ रहे हैं, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट्स भी सेटअप करने पड़ेंगे, और एजुकेशन का फायदा तो होना ही था। तो ये सब चीजें चल रही थी मूवमेंट में। तो हम इम्पैक्ट देखते हैं, अगर हम टोटल तौर पे देखें तो इम्पैक्ट क्या हुआ स्वदेशी मूवमेंट का, बॉयकॉट मूवमेंट का। तो पहली चीज, स्टिमुलस मिला इंडियन इंडस्ट्रीज को, चाहे वीविंग, टेक्सटाइल मिल्स, माचिस बनाना, साबुन बनाना, छोटे मोटे ऐसे आइटम्स बनाना, ये सब खुलने लगे। स्वदेशी स्टोर खुलने लगे, ऐसे स्टोर्स जो कि सिर्फ हमारे देश में बना सामान बेचेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, जूते हो, नमक, बाकी होजरीज और बाकी सारे अलग अलग तरीके। और इसके अलावा जो ब्रिटिश गुड्स हैं, इनकी खरीदारी में काफी डिक्लाइन देखा गया। और इसके अलावा लिटरेचरी एंड कल्चरल एक्टिविटीज में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कई सारे गाने, पोएट्री, नॉवेल्स लिखे जा रहे थे जो नेशनलिज्म की फीलिंग को और आगे लेके जा रहे थे। अब जैसे वंदे मातरम का ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक ऐसा नारा है जो कि बड़े इलाके को यूनाइट करता है किसी ना किसी सेंस में, और बंगाल से शुरू हुआ और फिर बाद के टाइम में पूरे हिंदुस्तान में एक सिंबल ऑफ यूनिटी भी बना, वो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस भी बना, सिंबल ऑफ यूनिटी भी बना। तो नेशनलिज्म के ये सारे एस्पेक्ट्स भी जुड़ते जा रहे थे। और बाकी नेशनल एजुकेशन के लिए तो आगे चीजें बढ़ ही रही थी। बड़े बड़े जो लोग हैं, सेठ लोग, वो जमीनें दान दे रहे थे। लोग जो सरकारी स्कूलों को छोड़कर आए हैं, कॉलेजेस को छोड़कर आए हैं, वो वहां पे जो नए सेट हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पढ़ाना शुरू कर रहे थे। तो हर कोई कहीं ना कहीं अपना अपना पार्ट निभा रहे थे। और ये जो स्कूल एंड कॉलेजेस बनाए जा रहे थे, इनमें कुछ चीजों का बड़ा ध्यान दिया गया कि ये सेक्युलर मॉरल एजुकेशन हो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि ये एक्चुअली वो एजुकेशन हो जो पॉलिटिकली एंड इंडस्ट्रियली दोनों तरीके से अपलिफ्ट करे। ये वो वाली एजुकेशन नहीं थी कि वो धार्मिक वाली एजुकेशन की अलग अलग धर्मों के सेंस में आप धर्म ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, ये सब मॉडर्न एजुकेशन वाली बात है। क्योंकि यहाँ इन्होंने ये भी समझा कि मॉडर्न एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये सब इंपैक्ट हुए। और इसी इंपैक्ट में जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं। पीसी राय ने सेट किया बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी मदद किया कई सारे ऐसे स्वदेशी स्टोर्स को बनने में। और इसके चलते हिंदुस्तान के कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। जब इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा बाकी सारे हम लिटरेरी और कल्चरल चीजों में देखते हैं, जैसे अलग अलग इंस्पिरेशनल पोएट्स और सॉन्ग्स बन रहे थे। और कई सारे अखबार जैसे केसरी, मराठा, युगांतर, ऐसे कई सारे, ये केसरी और मराठा ये तिलक साहब जो थे वो निकाला करते थे।
तो ऐसे कई सारे अखबार और मैगजीन्स आ रहे थे और कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस खुल रहे थे। अब इन मूवमेंट्स का रिप्रेशन होना ही था, तो सरकार ने रिप्रेस करना शुरू किया। तो कई सारे चीजें करी गई सरकार ने। एक तरफ तो जितने भी ऐसे रैली होते थे इन पे क्रैकडाउन करते थे, लाठीचार्ज करते थे, कई सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था, मंडले जेल मैसूर में डाल दिया गया था इनको। और इसके अलावा कई सारे स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट में शामिल होते थे, इनको एक्सपेल कर दिया जाता था गवर्नमेंट स्कूल से। और प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग एक्ट कि कई लोग जो फ्रीडम ऑफ मीटिंग एंड एसोसिएशन, इसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया गया था। तो कई सारे ऐसे हमने रिप्रेसिव मेजर्स देखे और फाइनली ये मूवमेंट कमजोर होता चला गया जब बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और यही वो टाइम था जब कई सारे और जो एक्सपीरियंस नेता थे वो बूढ़े भी हो रखे थे, तो रिटायर भी होते जा रहे थे, इनएक्टिव होते जा रहे थे। तो यहां इस तरीके से हम देखते हैं कि मूवमेंट कहीं ना कहीं कमजोर होने लगा बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। और यहां पे फिर 1907 ये एक साल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है क्योंकि यहां पे कांग्रेस के अंदर स्प्लिट हुआ। ये जो हम डिफरेंस देख रहे थे मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये डिफरेंस और ज्यादा गहराया गया यहाँ पे। और मुद्दा बस ये था, अब वैसे तो कई सारे मुद्दे थे लेकिन बेसिक बात ये थी कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये जितने मूवमेंट चल रहे थे बेसिकली बंगाल सेंट्रिक मूवमेंट्स थे। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग इन बॉयकॉट मूवमेंट्स को बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि हम ऑल इंडिया लेवल पे मूवमेंट्स ले जाएं। और स्वदेशी में इतना प्रॉब्लम नहीं था, बॉयकॉट में प्रॉब्लम ये था, बॉयकॉट वाली चीजों में, कि ब्रिटिशर्स इसके खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे सूरत सेशन होता है 1907 कांग्रेस में, यहीं पे ये सब चर्चाएं हो रही थी। और यहाँ पे एक ये भी यहाँ पे एक कश्मकश शुरू हो गई कि एक तरफ जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे, यानी कि जिनको रेडिकल्स भी कह सकते हैं या एक्सट्रीमिस्ट भी कह सकते हैं, इन्होंने प्रेसिडेंटशिप के लिए नाम प्रपोज किया लाला लाजपत राय का। और जबकि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जिनको हम मॉडरेट्स भी कहते हैं, इन्होंने रास बिहारी घोष का नाम सजेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे ये डेडलॉक वाली सिचुएशन हो गई थी, कोई सही चीज निकल के आ नहीं पाई और इतनी गहमा गहमी हो गई कि फाइनली ये हो गया कि एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया कि अगर आप हमें ये काम नहीं करने देंगे तो हम अलग हो जाएंगे। और ये यहां से स्प्लिट होता है कांग्रेस में। और वही चीज है, एक तरफ मॉडरेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके अंदर डर था मॉडरेट्स के अंदर कि अगर हम इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे तो सरकार पक्का हमें बैन कर सकती है, हमें पूरी तरीके से रिप्रेस कर देगी और इतने सालों की जो हमारी मेहनत है वो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर हम बहुत ज्यादा लड़ाई ले लेंगे अंग्रेज सरकार से। और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, रेडिकल्स जिनको कहते हैं, जिनका ये कहना था कि तुम लोग अगर ऐसे डर डर के काम करोगे तो नहीं मिलने वाली आजादी, इस तरीके से डर के हमें लड़ना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा और सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे तभी आजादी मिलेगी। तो अब ये से एक सवाल आता है कि डिफरेंस क्या है इन मॉडरेट्स के बीच में और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि एक तरफ मॉडरेट्स हैं जो कि बिलीव करते हैं इस तरीके में कि आप पेटिशंस लिखें और पैसिव रेजिस्टेंस का सहारा लें, स्पीचेस दें, आर्टिकल्स लिखें, थोड़े पब्लिक मीटिंग्स करें और ये सब कुछ करते रहें। और एक और चीज, आपको अरेस्ट नहीं होना है। ये इनके एक और चीज, ये मॉडरेट ज्यादातर वो लोग थे जो कि बहुत अच्छे खासे घरों के थे, विदेशों से पढ़ लिख के आए थे। तो ये वो लोग थे कि वो चिट्ठियां लिख देंगे, आर्टिकल्स लिख देंगे, बड़ी बड़ी स्पीचेस दे देंगे, लेकिन जहां पे ऐसा खतरा आ रहा है कि आपको उठा के जेल डाल दिया जाएगा, आपका अखबार बंद कर दिया जाएगा, आपका घर जब्त कर लिया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं पीछे हट जाते थे कि नहीं, इसके इतना सैक्रिफाइस हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, अगर हम ही को बंद कर दिया गया, पूरा मूवमेंट थम जाएगा। और अभी तो हम दिए जला रहे हैं, अभी तो नेशनलिज्म फैला रहे हैं, अभी हम मजबूत नहीं हुए हैं। और इनका एक साफ स्टैंड था कि कुछ भी हमें वायलेंस नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वायलेंस करेंगे तो पक्का हम दुश्मन बन जाएंगे सरकार के, और फिर सरकार हमें नहीं, कि हमें ये सब तरीके तो करने ही हैं, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहना है, हमें विगरस एजुटेशन करना है। अगर हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो हमें फोर्स का भी इस्तेमाल करना है, लड़ाई भी करनी पड़ेगी। और जिस किसी से बन पाए वो रेवोल्यूशनरी एक्शंस भी करे, कि थोड़े बहुत हथियार जमा कर लेना, अंग्रेजों का कहीं से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो लूट लेना, उनकी नाक में दम कर देना, गुरिल्ला वॉरफेयर करना,
और रैडिकल्स बिलीव करते थे सैक्रिफाइस में, कि आपको देश के लिए लड़ना है तो आपको बलिदान करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। मॉडरेट्स एक तरफ अगर देखा जाए तो ये बार बार अंग्रेज सरकार से रिफॉर्म्स की उम्मीद करते थे, कंसेशंस की उम्मीद करते थे, और रैडिकल्स ये पूरी तरीके से चाहते थे सेल्फ रूल। और इसका सेंस क्या है? मॉडरेट्स का ये सोचना था कि हम धीमे धीमे से बदलाव लाएंगे और बदलाव आएगा, और रैडिकल्स का ये कहना था कि आप ये जो धीमे धीमे से बदलाव ला रहे हैं, ये आप 25 साल से कर रहे हैं, कोई बड़ा बदलाव तो हुआ नहीं, तो अब हमें ये वाले तरीके अपनाने पड़ेंगे, सैक्रिफाइस एंड फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी शायद कोई बड़ा बदलाव आ पाएगा। और ये जो कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, इसमें दोनों का नुकसान हुआ। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक दूसरे की ताकत थे, भले एक दूसरे को लग रहा था कि यार ये हमें रोक रहे हैं, लेकिन ये बात सच है, ताकत थे एक दूसरे की, क्योंकि जो सरकार है वो इन जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इनसे नहीं डरती थी। मॉडरेट्स लोगों से सरकार ज्यादा डरती नहीं थी, सरकार डरती थी इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों से, जो कि बहुत मास मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इनको लेजिटिमाइज करने का काम ये मॉडरेट करते थे। वरना अगर मॉडरेट अलग हो जाएं तो एक्सट्रीमिस्ट लोगों को सरकार पूरी तरीके से टेररिस्ट का लेबल देके कैसा भी इनके साथ प्रताड़ना करना शुरू कर सकती है, और ये हुआ भी। जब ये स्प्लिट हो गए तो रैडिकल्स ये बोल के स्प्लिट हुए थे कि हम ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब ये कांग्रेस अलग हुए ये भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और रैडिकल्स जब अलग हो गए तो मॉडरेट्स भी कहीं ना कहीं इनकी भी ताकत कम हो गई, और ये बस कहीं एक इनएक्टिविटी का पीरियड आ गया यहां पे कांग्रेस में। और यही सब चीजें कहीं ना कहीं एक पार्शियल फेलियर का रीजन बनी, स्वदेशी मूवमेंट का जो पार्शियल फेलियर था, और ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इस मूवमेंट को रिप्रेस कर दिया। तो 1907 के बाद हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का इनएक्टिव फेज आ गया। इनएक्टिव इस सेंस में कि ज्यादातर बड़े लीडर्स या तो गिरफ्तार हो गए और या तो फिर वो रिटायर हो गए उम्र के चलते, और जो बचे हुए थे वो इनएक्टिविटी में थे कि क्या किया जाए, कोई लीडर भी नहीं हमें गाइड करने के लिए, और एक डर का भी माहौल था कि हमने ज्यादा कुछ किया तो हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो कोई तो होना चाहिए जो जेल के बाहर हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी, और लॉस ऑफ पब्लिक मोबिलाइजेशन की, और ये बात तो है पब्लिक मूवमेंट्स बहुत लंबा नहीं चल पाते हैं। इसके बाद तिलक को कई सालों के बाद 1914 में जेल से छोड़ा गया, और तिलक उसके बाद आते हैं यहां पे होम रूल मूवमेंट शुरू करते हैं एनी बेसेंट के साथ। और ये जो स्प्लिट हमने देखा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ये स्प्लिट फाइनली जाके रिजॉल्व होता है 1915 में, जब ये दोनों इस बात को समझते हैं, ये दोनों ग्रुप्स इस बात को समझते हैं कि दोनों एक दूसरे की ताकत है। मॉडरेट्स के बिना एक्सट्रीमिस्ट को लेजिटिमेसी नहीं है, और एक्सट्रीमिस्ट के बिना मॉडरेट्स की बात का कोई वजन नहीं है। लेजिटिमेसी मतलब लेजिटिमेट, जायज, कानूनन तौर पे जायज, कुछ ऐसा कह लीजिए। और इसके अगले साल 1916, ये वो साल था जहां पे कांग्रेस का एक हिस्टोरिक पैक्ट होता है मुस्लिम लीग के साथ, और इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। तो लखनऊ पैक्ट का हम ये बेसिक अगर फीचर देखें तो हमने जैसे ब्रिटिशर्स का ये रवैया देखा था कि पहले के टाइम में ये थोड़ा दुश्मन समझते थे मुस्लिम्स को। इसके बाद 1900s के स्टार्टिंग में इन्होंने मुस्लिम्स का साथ लेना शुरू किया, मुस्लिम से दोस्ती करना शुरू किया कि ये समुदाय हमारा साथ दे। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर आया, वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य को जैसे तोड़ा, इसके वजह से कई सारी नाराजगी आने लग गई थी मुस्लिम समुदाय के अंदर, और मुस्लिम्स देख रहे थे इस चीज को कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो इसके चलते ये जो नाराजगी मुस्लिम समुदाय में थी कि इन्होंने ऑटोमान साम्राज्य को तोड़ दिया और जो खलीफा है उनकी ताकत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को पास ला रही थी कांग्रेस के। और 1915 यही वो टाइम था जब गांधी आते हैं देश में। ठीक है, तो अब इसके चलते फिर ये लखनऊ पैक्ट होता है। अभी हम इस चीज पे आते हैं। तो यहां से आता है वर्ल्ड वॉर 1, 1914 से शुरू होकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला।